टमाटर की खेती में ध्यान देने वाली जो मुख्य बातें हैं उनकी बात करते हैं। तो सब आपको कौन से सीजन में आपको टमाटर की फसल लेनी है। एक तो वो अगर आपको गर्मी में लेनी है तो आप ये देख लीजिए कि आपके यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई जाता है क्या। अगर हाई जाता होगा तो आपकी फ्रूटिंग मतलब फ्लावरिंग से फ्रूटिंग का जो वो होता है वो नहीं हो पाएगा, मतलब फ्रूटिंग कम होगी। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि तो ट्रांसप्लांट करने के बाद में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप ह्यूमिक एसिड और 19-19 का घोल बना के और इसमें ड्रिंचिंग कर दीजिए ताकि पौधा तो गाइस देख सकते हैं कि मतलब फ्लावरिंग भी है और फ्रूटिंग चालू हो गई। तो जैसे ही फसल पे फ्रूटिंग आने लगी और पौधे के ऊपर लोड बढ़ने लगा तो आप देखोगे कि तार में भी काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे ये देखेंगे आप कि ड्रिप के लिए जो सबलाइन की ज़रूरत होती है तो यहाँ पे इन्होंने सबलाइन बिछा दी है और इसी से उन्होंने एक देखोगे यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये आपको दिख जाएगी लाइन लगी हुई। तो ऐसे ऐसे करके आगे तक इन्होंने जमा कर दिए। ठीक है, आप देखोगे कि इस साइड जो है राइट हैंड साइड में अभी ड्रिप वगैरह बिछ चुकी है। उसके अलावा अभी लेफ्ट हैंड साइड में ड्रिप बिछने वाली है तो उसके लिए भी इन्होंने सब लाइन वगैरह डाल दी है। तो आप देखोगे कि इस साइड से पूरी ये सब लाइन डल रही है। तो किसान भाइयों सबसे मेन चीज़ है कि आपको बाज़ार में आपका जो फसल है वो कब तक ले जानी है। सबसे मेन चीज़ यही है कि आपका जो फसल उत्पादन है इसको आप बाज़ार में कब तक ले जाना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड है सारी चीज़ें कि आपको कब आपकी फसल लेनी है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो है सितंबर फर्स्ट वीक में जो है मंडी में माल जाने के लिए तैयार हो जाएगा। उस हिसाब से ये लोग अपने खेत को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो किसान भाइयों अभी यहाँ पे बेड तैयार हो गए, इसके ऊपर ड्रिप डल गई है और इसके ऊपर बेड के ऊपर गोबर की खाद वाद डल गई। अभी इस पर मल्चिंग बिछाने का काम होगा और मल्चिंग बिछाने के बाद में उसमें होल किए जाएंगे और फिर आपका प्लांटेशन होगा। तो अभी उसके लिए काफ़ी समय है। तो अभी यहाँ पे मल्चिंग भी बिछाई जाएगी। तो किसान भाइयों देख सकते हैं कि यहाँ पे टमाटर की खेत की तैयारी पूरे ज़ोरों शोरों पे है और ये मान के चलिए कि ये लास्ट स्टेज में है इनकी तैयारी। और अभी यहाँ पे जो है मल्चिंग बिछाने का काम कंप्लीट हो चुका है। तो आप देखोगे कि यहाँ से पूरा जो है मल्चिंग बिछ चुकी है। तो यहाँ पे लाइन से लाइन जो है ये 3 फीट का रखा है, 3.25 फीट की मल्चिंग है। अगर बेड की बात करें तो 2-2.5 फीट का बेड बना हुआ है और सेम ऐसे ही इन्होंने उस साइड भी रखा है। लेकिन 2 प्लॉट एक्चुअली क्या लाइन लंबा होने की वजह से इन्होंने प्लॉट को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद में दोनों प्लॉट के बीच में कम से कम 15-20 फीट की जगह रखी ताकि क्या होगा कि जब ये फेंसिंग करेंगे तो यहाँ एक इनका पोल लग जाएगा, बाँस लग जाएगा, यहाँ एक बाँस लगेगा और उसके लिए स्टे खींच के यहाँ तक लगाएंगे और सेम उधर से भी ऐसा करेंगे। तो इसलिए इन्होंने 2 प्लॉट के बीच में थोड़ा सा गैप दिया हुआ है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप इस तरह का कुछ करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि जब भी आप ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हैं तो कम से कम 200 से 250 फीट से ज़्यादा की लंबी लाइन नहीं रखें। और इससे ज़्यादा लंबा खेत है तो आप 2 टुकड़ों में ब्रेक करके रखें और 2 प्लॉट के बीच में आप थोड़ी सी जगह रखें ताकि आपको फेंसिंग का जो तार बांधने के लिए यहाँ पे स्टे देना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं इनकी तैयारी पूरी तरीके से हो गई। इन्होंने जो है 16 mm का ड्रिप रखा है और 15 माइक्रोन का ये मल्चिंग पेपर है इनका, ये लगा दिया है 1 मीटर का जो चौड़ाई आता है उसका। तो इस तरह से देख सकते हैं पूरी तैयारी इनकी हो चुकी है।
तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे प्लांटेशन हो चुका है टमाटर का, और पूरे दूर अगर आप देखोगे तो ये पौधों को लगा चुके हैं। तो गाइज़ देख सकते हैं फिर हमारी जो टमाटर की फसल थी, तो इसमें जो है ना अभी पौधे अच्छी खासी ग्रोथ ले चुके हैं, और इसमें जो है ना काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। बांसबल्ली भी प्रॉपर लग गई है, और बांसबल्ली में भी एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि यहाँ पे तार का एक वो लगाया है, ये वाला ये तार का, तो एक स्टे दे दिया है, और यहाँ पे एक खुटी गड़ के ये स्टे दे दिया है और आगे वो लगा दिया। और यहाँ पे जहाँ से लाइन चालू हुई उन्होंने क्रॉस दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्रॉस दिया हुआ है एक, और ये दूसरी बल्ली है। तो इस क्रॉस की वजह से जो है ना कि जब इस तार पे, ये जो तार बंधा हुआ है तार पे और बल्लियों पे ज़्यादा लोड आके ये हवा की वजह से अनबैलेंस न हो जाए, इसके लिए जो है इन्होंने क्रॉस दिया हुआ है। वो हर लाइन पे इन्होंने क्रॉस दिया है, तो वो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी दिया है, इस लाइन पे भी दिया है, तो ये एक चीज़ समझने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी सी गैपिंग कम हो गई इसमें। पहले तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गैप है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी गैपिंग कम है। और ये अभी मेरे ख्याल से 40-45 दिन की फसल हुई है, तो इस हिसाब से जो है ना थोड़ा सी गैपिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी। और कहीं कहीं पे फ्रूट्स आने लगे अभी छोटे छोटे, तो ये जो जेठा फल बोलते हैं इसको, तो ये भी लग चुके हैं। तो यहाँ पे भी देखोगे आप तो पूरा क्रॉस में बंधा हुआ है ये आप देखोगे ना तो पूरे क्रॉस बल्लियाँ लगी हुई है इनकी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि जो हवा की वजह से गिरे नहीं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो है ना पत्तियों का कलर डार्क है, लेकिन थोड़ा सा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी मुझे दिख रही है। तो हो सकता है कि ये प्रॉपर, अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें, तभी ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज़ लीफ माइनर वगैरह भी थोड़ा बहुत कुछ है, तो लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते कि इसको लीफ माइनर है। तो अभी और बांधने पे आ गया है, ये बंधाई पे फिर से आ गया है। तभी जैसे ये फैल रही है, तो ये डगन नहीं फैलने के लिए तार को थोड़ा सा ऊंचाई पे बांधना था। इसमें थोड़ा सी एक चीज़ चूक रहा है कि थोड़ा सा हाइट और लेनी थी इसको, और हाइट लेके प्रॉपर बांधना था, क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ और चलेगी ये, और प्रॉपर अगर मेंटेनेंस रहा तो ये काफ़ी लंबी चलने वाली फसल है। तो गाइज़ देख सकते हैं कि मतलब फ्लावरिंग भी है और फ्रूटिंग चालू हो गई। तो जैसे ही फसल पे फ्रूटिंग आने लगी और पौधे के ऊपर लोड बढ़ने लगा, तो आप देखोगे कि तार में भी काफ़ी ज़्यादा कर्व आ गया। मतलब पहले तार सीधी थी, सीधी रो में बंधी हुई थी, तो आप देखोगे तो ये यहाँ से जो तार जा रही है तो आगे तक जो गई है ये, तो ये कर्व हो गई। तो मतलब कि तार के ऊपर भी लोड आ गया। तो यहाँ पे देखो हमारे किसान भाई ने क्या किया है कि जो स्टेम दिया है, मतलब बांसबल्ली के ऊपर जो क्रॉस दिया, और क्रॉस से जो इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो स्टेम दिया है, ठीक,
तो यहाँ पे एक स्टेम देने के बाद में इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे कुछ बड़े बड़े स्टेम दिया हुआ है। यहाँ पे देखो कि स्टे के लिए आपने कितने बड़े बड़े पौधे पेड़ गाड़ के रखे हैं, लकड़ियाँ गाड़ के रखी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक ये तार भी बांध दिया इन्होंने, ये वाला। तो ये जो तार है आप देखोगे तो ये पूरा वहाँ से यहाँ तक बांध दिया। तो ये है किसान भाई, इस चीज़ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें कि जब फ्लावरिंग होती है तब तो पौधे में हल्के होते हैं, तो पौधों में वजन नहीं होता है। तो आपको ऐसा लगता है जनरली कि भाई इतना लोड ये संभाल लेंगे, ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जब उसमें फ्रूटिंग आती है तो फ्रूटिंग आने के बाद में उसके ऊपर लोड बहुत भयंकर तरीके से बढ़ जाता है, और लोड बढ़ने की वजह से फिर ये सारी चीज़ें टूटने लगती है। तो यहाँ से जो लाइन चालू हुई है तब देखो ये पूरा कर्व होने लगा है। तो किसान भाई जो है इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि भविष्य में भी ये तैयारी पहले से ही करके रखें। देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रूट सेट होने लगा है। ये देखो ये फ्रूट सेट होने लगे हैं। ये फ्रूट सेट होने लगे अभी। तो अभी ये मान के चलिए कि 15-20 दिन के अंदर अंदर देखिए आप, तो ये 15-20 दिन के अंदर अभी ये आराम से इसकी हार्वेस्टिंग होगी। और काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन रखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा उसका काम नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि भाई प्रॉपर उसका मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ बनी बुनाई फसल बर्बाद भी हो सकती है। तो इसलिए किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि बांस बल्ली तार ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का डाले, थोड़ा सा हेवी डाले, ताकि नुकसान से बचा जा सके। तो यहाँ पे देखोगे कि लेबर जो है ना, बंधाई का काम अभी भी जारी है। तो कंटिन्यू ये बंधाई, टमाटर में बंधाई का काम कंटिन्यू चलते रहता है। जो पीछे का प्लॉट था इधर साइड अभी बंधाई होने की है, और इस साइड देखोगे तो बंधाई हो चुकी, मतलब अभी यहाँ से बंधाई करते हुए जा रहे हैं। तो आप देखोगे कि व्यवस्थित तरीके से पौधा ऊपर तक बंधा हुआ है और व्यवस्थित दिख रहा है आपको। तो जैसे मान लो इसमें फ्रूटिंग भी है, फैला हुआ पौधा है, लेकिन इसकी बंधाई दोबारा से बंधाई कर दी है। तो पौधा व्यवस्थित तरीके से जो है ना, मतलब उसकी जितनी भी सारी ब्रांचेज है, सारी ब्रांचों को जो है ना ऊपर तार से बांध दिया गया है, ताकि फ्लावरिंग के बाद जो फ्रूटिंग आएगी और फ्रूट आने के बाद में उस ब्रांच के ऊपर जो है ना वजन आएगा, तो वो ब्रांच नीचे गिरेगा और पौधे से अलग होने की कोशिश और टूट जाएगा। तो ये सिचुएशन ना आए, इसके लिए जो है ना इसकी बंधाई कंटिन्यू जारी रखनी पड़ती है। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बंधाई हो गई है, तो कितना व्यवस्थित दिख रहा है। और जहाँ बंधाई नहीं हुई वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर साइड भी क्रॉस लगाया हुआ है, बांस बल्ली से स्टेम गड़े हुए हैं यहाँ से, और ये पूरा हुआ है। और यहाँ पे अभी बंधाई 1 बार 2 बार हुई है, उसके अलावा नहीं हुई है। अभी यहाँ पे और बंधाई हो जाएगी, तो ये व्यवस्थित तरीके से जो है ना पौधा प्रॉपर शेप में रहेगा, और फ्रूट जो है ना प्रॉपर ऐसे टंगा रहेगा। तो इधर से आप देखोगे कि इसमें अभी बंधाई दोबारा तीबारा बंधाई होनी बाकी है। तो किसान भाइयों, आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये एरिया जो है भसदे और काटोल पे है। एक्चुअली ये जो एरिया है ये टमाटर की फसल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ से टमाटर जो है मतलब साउथ में भी जाता है, यहीं से टमाटर दिल्ली की तरफ भी जाता है, और पूरे महाराष्ट्र में भी टमाटर ऑफ सीजन में भी पूरा टमाटर यहीं से जाता है। तो किसान भाइयों, यहाँ के जो किसान हैं वो अपने तरीके से इस खेती को करते हैं, और साल भर यहाँ पे टमाटर और पत्ता गोभी उगाई जाती है। तो आज हम जो है टमाटर की खेती के बारे में सारी बातें करेंगे कि ये किस तरह से अपनी खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, टमाटर की खेती के लिए भूमि का चयन और भूमि की तैयारी किस तरह से की जाती है, इस बारे में बात करते हैं। तो टमाटर की फसल हर प्रकार के ज़मीन में हो जाती है, और इसके अलावा यहाँ पे जो है अच्छी जल निकास वाली ज़मीन अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जड़ सड़न की समस्या
बहुत जल्दी आती है, कम पानी वाली मतलब ज़्यादा पानी वाली फसल है, लेकिन ज़्यादा पानी इसको पानी खेतों में थमना नहीं चाहिए, पानी आराम से निकल जाना चाहिए, ऐसी ज़मीन का हम लोग चुनाव करते हैं। और जिसका पीएच मान कम से कम 6.5 से 7, 7.5 तक हो, ऐसे ज़मीन में आराम से टमाटर की फसल ली जा सकती है। आगे किसान भाइयों, इसमें हम जो बात करेंगे वो है वैरायटी की बात करेंगे, वैरायटी और नर्सरी के बारे में बात करेंगे। तो ये वैरायटी की अगर बात करते हैं तो ये अभिलाष वैरायटी है, और ये हमारे एरिया में अभिलाष वैरायटी बहुत फेमस है। तो किसान भाई भी इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि अपने अपने एरिया के हिसाब में जो अच्छे से जो वैरायटी ज़्यादा अच्छे से चल रही हो, उसी वैरायटी का आप लोग जो है चयन करें, क्योंकि हमारे एरिया में अभिलाष ज़्यादा चलती है, तो इसलिए हम लोग अभिलाष का यूज़ करते हैं। वैसे कुछ समय से करीना वगैरह जो वैरायटी चल रही थी, इसका भी यूज़ काफ़ी तरह से हो रहा था। तो किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके एरिया में जो वैरायटी रिकमेंड की गई है ना, उसी वैरायटी का आप लोग यूज़ करें। किसान भाइयों, उसके अलावा करीना के अलावा यहाँ पे साहो करके जो एक वैरायटी आ रही है, वो भी हमारे एरिया में काफ़ी अच्छी फेमस हुए जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो अभिलाष वैरायटी हमारे यहाँ पे फेमस हुई जाती है। अब रही बात नर्सरी कैसे तैयार की जाती है, तो नर्सरी या तो आप कोकोपीट और ट्रे के माध्यम से भी आप तैयार कर सकते हैं, या फिर आप जो है बेड बना के आप ज़मीन पे भी बेड बना के उसकी नर्सरी तैयार की जा सकती है। जब भी आपको फसल लगानी है, पहले तो आप सीज़न का चयन कर लें कि आपको किस सीज़न में लगानी है और किस समय पे लगानी है। तो एटलीस्ट ये 20, 25, 30 दिन के अंदर अंदर आपकी नर्सरी हो जाती है तैयार। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको जब भी फसल लगानी है, उसका 1 महीने पहले आप नर्सरी डाल सकते हैं। बेड बना के प्रॉपर तरीके से एक एक बीज को वहाँ लगा लीजिए, आधे एक इंच की जगह पे, और अच्छे तरीके से आप उसको जो है नर्सरी तैयार कीजिए। और उसके पहले नर्सरी तैयार करने के पहले जब आप बेड बनाते हैं तब उसका ट्रीटमेंट कर लीजिए, ताकि जड़ जनित रोग उस पौधे में ना आए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। टमाटर की फसल के लिए भूमि का जो जुताई है वो पलटी हल से एक बार ज़मीन को पलट दीजिए। ज़मीन को पलटने के बाद में रोटावेटर चला के ज़मीन को भुरभुरा कर लीजिए। भुरभुरा करने के बाद में ज़मीन का प्रॉपर तरीके से आप इसका बेड बना लीजिए। बेड बनाने के बाद में इस पर बेसल डोज डाल दीजिए। उसके अलावा गोबर की खाद भी आप डाल सकते हैं, और कंपोस्ट अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो ये बहुत अच्छी बात है, वर्मी कंपोस्ट भी आप डाल सकते हैं। ये डालने के बाद में आप उस पर ड्रिप लाइन बिछा के मल्चिंग बिछा दीजिए, और मल्चिंग बिछाने के बाद में एक बार ड्रिप को आप चेक कर लीजिए, और मल्चिंग बिछा के उसमें होल, अगर जो आपकी मल्चिंग है वो अगर होल वाली है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप होल वाली नहीं है तो आप जो है उसमें होल ले लीजिए अपने हिसाब से, 1 फीट 1.5 फीट पे जब भी चाहिए। बेड पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 1 फीट पे ये छेद लिए हुए है। एक चीज़ ये दिखा रहा था, और दूसरी चीज़ मैं ये दिखा रहा था कि इस बेड पे एक ही लाइन लगी हुई है, लेकिन मैं हमारे खेत में दूसरे जगह पे मैं दिखाता हूँ आपको कि वहाँ पे जो है एक बेड पे ही जो है 2 लाइन ली हुई है, जिगजैग तरीके से लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आप देखोगे तो एक यहाँ पे लिया पौधा, एक दूसरा यहाँ पे लिया, तीसरा यहाँ पे लिया, चौथा यहाँ पे लिया। तो ये अभी फसल जो है ना, ये भी काफ़ी दिनों से हमारी फसल निकल रही थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो जिगजैग में लिया, मतलब एक ही इस पे बेड पे जिगजैग पे लिया। तो किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखिए, गैपिंग का हमेशा ध्यान रखें कि आपको गैप थोड़ा सा बना के रखना हुआ है। तो किसान भाइयों, अभी हमने बात की ड्रिप बिछाने की और मल्चिंग बिछाने की, उसके अलावा उस पर होल लेके प्लांटेशन करने की। अब बात आती है प्लांटेशन की। तो प्लांटेशन जो है आप जब आपने होल ले लिए, और होल लेने के बाद में आप प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लांटेशन करने से पहले जड़ों को अच्छी तरीके से आप ह्यूमिक एसिड और किसी भी प्रकार के आप फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप एक घोल बना लीजिए और उसमें जड़ों को डुबो के और आप इसका
प्लांटेशन कर दीजिए। और गाइज प्लांटेशन करने के बाद में आप ह्यूमिक एसिड और 19-19-19 का घोल बना के एक ड्रिंचिंग कर दीजिए, ताकि पौधे की जड़ें प्रॉपर तरीके से एक्टिव होके अच्छे से जल्दी सेट होने लग जाए। जब आपकी नर्सरी 25 दिन 30 दिन की हो जाए, कम से कम 2 इंच 3 इंच का पौधा हो जाए, 4 इंच का पौधा हो जाए, तब ये ट्रांसप्लांट करने के लायक होता है। तो आप उस समय पे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने के बाद में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप ह्यूमिक एसिड और 19-19 का घोल बना के और इसमें ड्रिंचिंग कर दीजिए, ताकि पौधा प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए और जल्दी से जल्दी वो ग्रोथ पकड़ ले और जड़ें फटाफट उसकी सेट हो जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो गाइज़ इसके बाद में आता है आपका बांसबल्ली का प्रोग्राम। तो गाइज़ बांसबल्ली में ऐसा है कि जब भी आपकी फसल प्लांटेशन होने के बाद में आप ऐसा करें कि 8-15 दिन बाद से ही आप अपनी जो है ना बांसबल्ली की व्यवस्था पहले से करके रखें। और आप जो है बांसबल्ली जो है उसको प्रॉपर तरीके से लगाए, सही तरीके से लगाए, और 8-15 दिन बाद से ही आप उसको लगाना चालू कर दे, ताकि जब फसल आपकी ग्रोथ पकड़े तो फिर आपके पास में इतना समय नहीं बचता है कि आप जो है बांसबल्ली का मतलब एक अलग तरीके से करें कि जब जो भी चीज़ है ये पहले से आप प्लानिंग करके सारी चीज़ें व्यवस्थित रखें। ऐसा नहीं कि फसल बढ़ गई और फिर आप जो है मतलब बांसबल्ली परचेस करने निकले तो आप इन चीज़ों का पहले से अरेंजमेंट करके रखिए, क्योंकि एंड टाइम पे मिलती नहीं है। जब भी आप बांसबल्ली लगाते हैं तो 10 बल्लियों के बीच के बाद में ये क्रॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो क्रॉस लगी है ना, इसकी वजह से ये होगा कि ये हवा की प्रेशर की वजह से गिरेगा नहीं, क्योंकि इस पर लोड बहुत हो जाता है तो ये गिरने लगती है। यहाँ पे देखेंगे आप, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो इस पर इतनी फ्रूटिंग है, फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से इस पर लोड आया और ये कमज़ोर थी बल्ली, तो ये पूरी की पूरी बल्ली आप देखोगे तो यहाँ पे पूरी लुढ़क चुकी है। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं हो। अब यहाँ पे फसल भी ख़राब हो सकती थी, पूरी तरीके से नहीं गिरा, ये गिर भी सकता था लेकिन नहीं गिरा। लेकिन क्या है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से क्रॉस का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस जो दिया है ना, ये क्रॉस अगर रहता वहाँ पे भी तो वो नहीं गिरता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। टमाटर में रोग और कीट नियंत्रण की बात करते हैं तो टमाटर के अंदर एक जड़ सड़न रोग आता है। उसके अलावा अगेती झुलसा, पीछेती झुलसा और लीफ कर्ल वायरस, ये मेन रोग है। और इनके अगर रोकथाम की बात करते हैं, जड़ सड़न के लिए उचित जल निकास की व्यवस्था बना के रखें और किसी भी तरह का फंगिसाइड आप एक यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये होगा। अगेती झुलसा में के लिए आप मैंगोजेब फंगिसाइड का इस्तेमाल करें। 75% WPA आता है, ये 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको छिड़काव कर दें। और पीछेती झुलसा में जो है मेटालेक्सिस 4% और मैंगोजेब 64% का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके अलावा लीफ कर्ल वायरस जो है ये वाइट फ्लाई की वजह से होता है, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड 70% का स्प्रे आप ले सकते हैं, तो इसमें रोकथाम हो जाएगा। इसमें कीटक जो है वाइट फ्लाई लगता है, जो कि पत्तियों में से क्लोरोफिल को निकाल लेता है और फिर पत्तियां जो है ना एक ऐसी कर्ल हो जाती है, चुड़मुड़ हो जाती है। इनको लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। और ये वाइट फ्लाई की वजह से, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 70% का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा असरदारक रहेगा। लीफ माइनर जो होता है, पत्तियों के अंदर आप देखोगे कि वो कीटक जो है ना पत्तियों के अंदर अपने अंडा दे देता है और फिर वहाँ से उसका लार्वा उत्पन्न होकर पत्तियों के अंदर अंदर आप देखोगे कि सर्पाकार एक आकृति बन जाती है, उसको लीफ माइनर बोलते हैं। बाद में इतना फैल जाता है कि वहाँ से क्लोरोफिल बनना बंद हो जाता है और पौधा मरने लगता है। तो इसके कंट्रोल के लिए भी आप जो मेलाथियन 50% EC का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रूट बोरर होता है, जो कि फ्रूट के अंदर अपना अंडा दे देता है और फिर ये लार्वा जो है ना पूरे फल में फैल जाता है और वहाँ से पूरे फल को सड़ा के रख देता है। तो इस प्रकार से फ्रूट बोरर है। इसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ज़्यादा असरदारक रहेगा
फ्रूट बोरर के लिए। तो इस प्रकार से आप टमाटर तो के अब बात रोगों का आती है नियंत्रण कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग की कि टमाटो हार्वेस्ट कब होना चाहिए। टमाटो हार्वेस्ट तब होना चाहिए जब इस कलर का होने लगे। पूरा लाल होने के बाद में आप इसको हार्वेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस टाइप का भी अगर हो जाता है तो ये इस टाइप से ये हो जाता है तो तब आप हार्वेस्ट करें। पूरा अगर लाल हो जाएगा तो टूटने के बाद में वो मंडी तक जाने के काम नहीं रहेगा और मंडी में भी अच्छा रेट नहीं मिलेगा। अच्छे रेट के लिए आपको चाहिए कि थोड़ा सा मीडियम टाइप का जो फ्रूट है, इस टाइप की जो फ्रूट है, ये देखोगे इस टाइप से जो फ्रूट है, इस टाइप के जब फ्रूट हो जाते हैं, अपना कलर चेंज करने लगते हैं, तब आप इसकी हार्वेस्टिंग करके मंडी में माल बेच सकते हैं। जब आप माल को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से आप जो है कैरेट्स में पैक करके आप मार्केट को भेज सकते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे इन लोगों ने भी हमारे यहाँ पे जो है इन लोगों ने जो है माल किस तरह से जो हार्वेस्ट किया है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पका वाला माल नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है। किसान भाइयों, अब जो है टमाटर की खेती में ध्यान देने वाली जो मुख्य बातें हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है कि जब आप टमाटर की फसल के लिए सीज़न का चयन करते हैं तब ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कौन से सीज़न में आपको टमाटर की फसल लेनी है। एक तो वो अगर आपको गर्मी में लेनी है तो आप ये देख लीजिए कि आपके यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई जाता है क्या। अगर हाई जाता होगा तो आपकी फ्रूटिंग मतलब फ्लावरिंग से फ्रूटिंग का जो वो होता है वो नहीं हो पाएगा, मतलब फ्रूटिंग कम होगी। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अपने यहाँ पे कौन से सीज़न में ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, आप उस सीज़न का चयन करें। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप जब भी भूमि का चयन करते हैं तो भूमि ऐसी होनी चाहिए, आप उचित जल निकास वाली होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जल भरा वाली भूमि हो और आपने टमाटर की फसल लगा दी तो गाइस आप लोग जो है नुकसान में चले जाएंगे। एक तो ये हो गया। उसके अलावा आप जब भी नर्सरी तैयार करते, नर्सरी और वैरायटी की उसमें जो है चयन के समय पे आप ध्यान रखिए कि वैरायटी वही यूज़ करें जो आपके एरिया में रिकमेंड की गई है, उसी टमाटर की वैरायटी का आप चयन करें। उसके अलावा आपको नर्सरी, या तो आप जो लोग नर्सरी सप्लाई करते हैं उन लोगों को वैरायटी के बारे में बता दीजिए, उस वैरायटी के वो पौधे आपको तैयार करके देंगे। या फिर अगर आप अपने घर पे तैयार करते हैं तो ध्यान रखिए कि या तो आप कोकोपीट में तैयार करें, या फिर अगर आप बेड बना के तैयार करते हैं तो उसका प्रॉपर बेड का ट्रीटमेंट कर लीजिए ताकि जड़ जनित रोग ना आए, तो उसका भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसके अलावा किसान भाई, अगर आप लैंड प्रिपरेशन के समय पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि लैंड प्रिपरेशन में आप जो पलटी हल से या प्लाऊ जो मारते हैं तो उसके पहले ज़मीन को अच्छे से सूखने दें, कम से कम 2 महीने उसको ज़मीन को सूखने दें। और उसके बाद में आप जो है उसको पलटी हल से उसको पलट दें। पलटने के बाद में आप उसमें रोटर वेटर चलाएं, प्रॉपर बेड बनाएं। और बेड बनाने के बाद में आप ध्यान रखिए कि अगर जड़ जनित रोग है तो उसके लिए पहले से उसका ट्रीटमेंट कर लीजिए। या फिर अगर उसमें जो वाइट ग्रेप्स नाम की जो एक कीड़ा होता है, अगर वाइट ग्रेप्स आपकी ज़मीन में लगता है जो कि जड़ों को खाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट आप पहले से ही कर ले, ताकि आपको फसल लगाने के बाद में उसका ट्रीटमेंट ना करने पाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा आप जो गोबर की खाद डालते हैं तो पहले से ही टर्को ड्राइमा से उसका ट्रीटमेंट आप करके रखें ताकि ये समस्या ना आए। उसके अलावा किसान भाई, सबसे मेन चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी आप तार बंधाई का काम करने वाले होते हैं उसके पहले उन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट मतलब अरेंजमेंट करके रखें, बांस का, उसके अलावा इन रस्सियों का, ये तार का, और आपकी जो भी लेबर वगैरह है, इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट आप पहले से ही करके रखें ताकि आपको समय पे भागना ना पड़े, क्योंकि इन सब चीज़ों की वो होती नहीं है, सप्लाई नहीं होती है। उसके अलावा किसान भाइयों, जब भी इसकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है तो आप ध्यान ये रखें कि सही समय पे आप इसका फर्टिगेशन करें, सही समय पे आप इसका स्प्रे रखें, स्प्रे का शेड्यूल प्रॉपर रखें और फर्टिगेशन प्रॉपर रखें ताकि जो है आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए आपकी फसल में और फसल आपकी ज़्यादा दिन तक चले,
ऐसा ध्यान भाइयों। अब बात करते हैं हम कि उत्पादन क्या आएगा। अभी आप देखेगी कि मतलब 4x1 पे या 4x2 पे 4x1.5 पे भी अगर आप पौधे को लगाते हैं, मतलब 4x4 लाइन टू लाइन रहेगा, और 1 फीट या 1.5 फीट का भी अगर आप डिफरेंस रखते हैं तो मतलब ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 4-5 हज़ार पौधे आपके 1 एकड़ में बैठेंगे, ठीक है। और प्रति पौधे अगर मान लो 10-15 किलो का भी उत्पादन लेता है तो 50 से 60 टन का माल आपका 1 एकड़ से निकलने वाला है। मिनिमम रेट 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये भी रखते हैं, तो आप कैलकुलेशन खुद ही लगा लीजिए कि टमाटर जो है आपको क्या रेट देने वाला है, मतलब क्या प्रॉफिट देने वाला है। तो किसान भाई उसका कैलकुलेशन लगा के ही करें। अगर आपको मान लो इस वर्ष जो टमाटर ने अपने रेट छुए थे, अगर ऐसा रेट अगर एक बार भी मिल गया आपको, तो ये मान के चलिए कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हर बार किसानों के साथ में ऐसा होता नहीं है कि उनको रेट मिलता ही है, कई बार ऐसा भी होता है, नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लगातार एक बार मान लो आपने फसल लगाई टमाटर की, आपको लॉस हो गया, तो ऐसा नहीं कि दूसरे साल मत लगाओ, दूसरे साल भी लगाओ, तीसरे साल। अगर आप कंटिन्यू 3 साल 4 साल लगाएंगे ना, तो इन 3-4 सालों में एक बार एक सीज़न ऐसा मिलेगा कि आपको इन 3-4 साल में जो आपने लॉस खाया, तो वो लॉस को आपको ये बराबर कर देगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उसको छोड़े नहीं, एक बार फसल लेके आप उसको छोड़े नहीं।